ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। क्या होता है? इसको कहते हैं ग्रास नली। इसको क्या कहते हैं? ग्रास नली। ठीक है। तो लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में पहुंचता है। तो लार से सना हुआ भोजन मुख गुहा से कहाँ पहुंचता है? निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में। यहाँ देखिए क्रामा कुंचन है। क्रामा कुंचन क्या है? तो ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन एवं फैला होता है, जिसको आम भाषा में एक और भाषा में कहा जाता है सिकुड़न और शिथिलन को क्रामा कुंचन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? ऐसे फैलाव होता है, ऐसे ऐसे इसमें होता है। ठीक है। ऐसे ऐसे ये चलता है भोजन। तो इसको कहा जाता है क्या? क्रामा कुंचन। इसको क्या कहा जाता है? क्रामा कुंचन कहा जाता है। अमाशय, उसके बाद है अमाशय। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है। यह एक चौड़ी थैली की संरचना है। ये कैसा जैसा है? थैली की संरचना, थैला जैसा है। अब देखिए अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग, पुंडिक भाग। ठीक है। तो कार्डियक भाग क्या होता है? अमाशय के अग्र भाग को कार्डियक भाग कहते हैं। अमाशय के आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक भाग कहा जाता है। अमाशय का जो पेट है वो आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक भाग। पाइलोरिक भाग क्या होता है? तो अमाशय के पिछले भाग को पाइलोरिक भाग कहा जाता है। तो जो पीछे वाले भाग होता है अमाशय का, उसको क्या कहते हैं? पाइलोरिक भाग कहते हैं। पुंडिक भाग क्या है? तो कार्डियक भाग एवं पाइलोरिक भाग के बीच वाले भाग को पुंडिक भाग कहते हैं। तो ये दोनों वाले जो है कार्डियक भाग और पाइलोरिक भाग, दोनों को जो बीच का स्थान बचता है उसको क्या कहा जाता है? पुंडिक भाग कहा जाता है। भैया अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। अमाशय के दीवार में कोशिकाओं का स्तर होता है एवं जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धसे भागों को अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए अमाशय में क्या होता है कि अमाशय के बीच में कहीं कहीं जो कोशिका होता है उसमें अंदर धंसा रहता है। क्या रहता है? अंदर की तरफ धंसा रहता है। और वो धंसा धंसा रहता है। और इस धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि में क्या क्या होता है? तो जठर ग्रंथि से 3 तरह की कोशिकाएं होती है, जिससे 3 तरह का रस स्राव होता है। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं या भित्तीय कोशिकाएं, मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। ये तीनों रस, जो तीनों से रस एक निकलता है, तो उसी को कहा जाता है जठर रस। उसको क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। तीनों प्रकार का जो है यह श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, अम्लजन या भित्तीय कोशिका, मुख्य या जाइमोजिन कोशिका, इन तीनों से एक प्रकार का रस स्राव होता है। अब सभी को रस को एक साथ मिलाकर उसको कहा जाता है जठर रस या गैस्ट्रिक जूस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं भित्तीय या अम्लजन कोशिकाओं एवं मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाओं से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। और जठर रस में क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जठर रस में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको HCl कहते हैं। ठीक है। म्यूकस या श्लेष्मा होता है तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। और ये कैसा होता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। यह जठर रस में 3 तरह का पदार्थ होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है या श्लेष्मा होता है तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। ये देखिए आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जिसको HCl कहते हैं, ये क्या करता है? जो ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है उसको सक्रिय किसमें बदलता है? पेप्सिन में बदलता है। और पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। ये क्या है? एक प्रकार का एंजाइम। अब देखिए कौन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदलता है? ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कौन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है? तो पेप्सिन जो ये बनता है, देखिए पेप्सिनोजेन बदलता है सक्रिय पेप्सिन में, और सक्रिय पेप्सिन बदलता है किसमें? प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। कौन? पेप्सिन। नोट देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में बहुत सारी हानिकारक पदार्थों को भी खा लेते हैं। किसको खा लेते हैं? हानिकारक पदार्थों को खा लेते हैं। जैसे कि उसमें बैक्टीरिया होता है, बहुत सारे जीवाणु होता है जो कि दिखाई नहीं देते हैं।
तो नहीं देते हैं तो उसको हम खा लेते हैं, लेकिन खाने के क्रम में क्या होता है कि जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है वो अम्ल उनको मार देता है, उनको क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में स्राव होना जरूरी है। लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर इसका स्राव हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे पेट में जलन होने लगेगा और गैस बनने लगेगा। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है? तो लगभग 3 लीटर। देखिए कितना, लगभग 24 घंटा में 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अब आइए, पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर में देखिए क्या होता है, अगर आप ज्यादा समय तक भूखे रहते हैं या समय समय पर खाना नहीं खाते हैं तो उस स्थिति में आपके पेट में गैस बनने लगता है, और यह कई दिनों तक लगातार चलने के बाद आपके पेट में घाव होने लगेंगे, अर्थात आमाशय के दीवार में घाव होने लगेंगे, और उसी घाव को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। आमाशय के दीवार में होने वाले घाव को क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहते हैं या कहलाता है। यह घाव गैस के कारण होती है। ठीक है, जब हम समय पर भोजन नहीं करते हैं तो उस स्थिति में हमारे आमाशय में HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव सामान्य से अधिक होने लगता है, जिसके कारण हमारे आमाशय में या पेट में जलन होने लगती है। तो इसीलिए इसको जलन होने लगता है। और जलन को कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जब हमारे पेट में गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय हम किसका सेवन करते हैं? तो उस समय हम लोग करते हैं एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? एंटासिड जो होता है इसका उपयोग हम करते हैं गैस को कम करने के लिए। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब हमारे पेट में आवश्यकता से अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हो जाए तो उस स्थिति में हमको क्या लेना चाहिए? एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। या हमें गैस हो जाए तो क्या लेना चाहिए? एंटासिड लेना चाहिए। आगे देखिए, काइम क्या होता है? तो जब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेही की तरह हो जाता है तो इसे काइम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब आ रहा है जी। देखिए, छोटी आंत, नाम है छोटी लेकिन होता क्या है? बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है? वो कम होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? छोटी आंत। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आ गया, सबसे लंबा भाग आहार नाल का कौन है? छोटी आंत। यहाँ से अगर एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। या इसका रचना कैसा होता है? बेलनाकार होता है। बेलना देखे ना, रोटी पकाने वाला, उसी के जैसा होता है। ठीक है, उसे पिटाइए होता है। किसका? छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। याद रखिएगा, ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद पाचन की क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत में जाएगी तो छोटी आंत के में पाचन क्रिया के बाद उसके बाद पाचन क्रिया नहीं होती है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में इसकी लंबाई अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में 5 मीटर होता है तो गाय बैल भैंस में भी 5 मीटर होगा, 6 मीटर होगा, ऐसा नहीं है। सब में अलग अलग होता है। शाकाहारी में और ज्यादा लंबा होता है। मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं से कम होती है। शाकाहारी जंतु का चूंकि इसमें किसका पाचन करना होता है? सेलुलोज का पाचन करना होता है, इसलिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। नहीं, इसमें बड़ी होती है, और मांसाहारी जंतुओं में छोटी होती है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होती है? मांसाहारी जंतु का छोटी आंत की लंबाई कम होती है और शाकाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। छोटी आंत के प्रकार देखिए, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह सी आकार का होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किसका आकार सी आकार का होता है? ग्रहणी का। ग्रहणी का आकार कैसा होता है? सी, एबीसीडी का लेटर सी जैसा होता है। और यह छोटी आंत का यह पहला भाग है। छोटी आंत का पहला भाग कौन है? ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग क्या है? ग्रहणी।